उसके बाद ना मैं नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं डिफिकल्ट वो डिस्कस करने के लिए लेके आऊँगी। 15 मिनट वो डिस्कस कर लेंगे, फिर संधि का हमारा पोर्शन ख़त्म। ठीक है, विसर्ग संधि। तीसरी संधि क्या है? विसर्ग। विसर्ग का मतलब क्या होता है? पहले उदाहरण वो लिखो, एग्जाम्पल। विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सुनो, जहां भी विसर्ग आ जाएंगे ना, 2 बिंदु आ जाएंगे और तुमसे पूछा जाए कौन सी संधि है, वो तो तुम लिख के ही आ जाओगे विसर्ग संधि है। समझ आ रहा है? उसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो नी जमा आहार, उदाहरण लिखो, नी जमा आहार। नी के बाद विसर्ग लगाओ, नी जमा आहार, तो इसका क्या बन जाएगा? कोई बता सकते हैं? नहीं, दिमाग लगाओ, क्या बन सकता है, क्या शब्द बन सकता है? अभी मैं तुम्हें नियम नहीं बता रही। नी जमा आहार का जो संधि है वो क्या हो सकती है? निराहार हो जाएगा। कितना बोल रहे हैं? निराहार, निराहार। ठीक है, और इसी तरह से दू जमा आशा, दू जमा आशा, दू जमा आशा। ठीक है, दू जमा आशा क्या होगा? क्या हुआ? देखिए, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम लिखवा रही हूँ। ये तो विसर्ग संधि होती है जहां पर विसर्ग आया, ये आया निराहार। अब आप जहां पर विसर्ग के बाद आएगा निराहार, निराहार, और इसका बन जाएगा दुराशा। ठीक है ना, दुराशा। इसके अलावा आपके जो नियम हैं, ओ सॉरी 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 दुराशा। ठीक है, दुराशा। इसका जो पहला नियम है वो हम लिखेंगे विसर्ग के साथ, पहला विसर्ग के पहला हेडिंग डालिए, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। हेडिंग डालिए, विसर्ग जहां पे ओ में बदल जाएगा वो लिखना है, विसर्ग का ओ हो जाना। ध्यान देना, यदि विसर्ग के पहले अ आता है, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर आता है, ये बहुत मैं लिखवा देती हूँ, बाकी जब पढ़ोगे ना तो अपने आप ही दिमाग में 2-3 बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लिखिए। अथवा यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ, देखो क्या नियम है, यदि पहले आ आए, ठीक है, और बाद में क्या आना चाहिए? बाद में क्या आना चाहिए? बाद में आना चाहिए अ, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा। का वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। ठीक है, च वर्ग में तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। तो लिखे तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि का और खा को छोड़ के ग, घ, ण। ठीक है, चा, छ, ज, झ, ण, अइया, और ट, ठ, ड, ये जो आएंगे ना, सुन रहे हैं आप? अ के बाद, विसर्ग के बाद अगर इनमें से कुछ आता है तो वो क्या बन जाएगा? वो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या होगा? ओ। यदि अ के बाद आ आएगा या इनमें से
आएगा, तीसरा चौथा पांचवा, क ख को छोड़ दो, च छ को जोड़ दो, ट ठ को जोड़ दो, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आने पर वो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। उदाहरण लिखिए, मन्हा जमा अनुकूल, मन्हा जमा अनुकूल, मन्हा। अब एक बात बताइए, न में कौन सा, न में विसर्ग है, स्वर कौन सा है? स्वर कौन सा है इसमें, तुम बताओ? अ, ए नहीं बोलो, ठीक है, अ। और अनुकूल आता है, क्या बनेगा? अनुकूल, अनुकूल। तो ये क्या बन जाएगा? मैंने क्या बताया? ओ बन जाएगा, मनोकूल। ठीक है, मनोकूल। अच्छा, इसके मनो अनुकूल, सॉरी मनो अनुकूल। इसके अलावा लिखिए तप जमा बल, तप जमा बल, तप, तपहा जमा बल। अब बा, पा में क्या है? आ, और बा कौन सा वर्ण है? बा कौन सा वर्ण है? तीसरा ही है ना, तो क्या बन जाएगा? तपहा जमा बल का क्या बन जाएगा? तपोबल। मन जमा योग, क्या? मनोयोग, मन्हा जमा योग, मनोयोग। तो यह कौन सा है, कौन सा वर्ण है? ये आ, ये हाँ, क्या? अवरे चिन्ह, अवरे चिन्ह कौन सा होता है? मैं शब्द पहले, इसे बंद करना। तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? लिखिए, स्वर के बाद आने वाले स्वरों के मेल से, स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर अर्थात, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अपनी भाषा में लिख लो, ठीक है, जैसा आप वाक्य बनाना चाह रहे हो। क्या है स्वर संधि? स्वरों में होने वाले विकार, स्वर संधि क्या है? स्वर संधि। अब इसके उदाहरण कोई बताएगा? स्वर संधि के उदाहरण? हाँ, ये स्वर का, ये पक्का। और सदैव, और सदैव का क्या संधि विच्छेद होगा? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अच्छा, सदा और एव, सदैव, जिसका मतलब है हमेशा। और इत्यादि का क्या बनेगा? इति प्लस आदि। और पवन, पवन का क्या होगा? पो प्लस अन, पवन। और गायक, ठीक है, ठीक है ना। तो ये होती है स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, मालूम है आपको? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला प्रकार लिखिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है ना, ध्यान से सुनिए। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ, बड़ी, यानी कि कोई भी स्वर जो है बड़े स्वर में बदल जाएगा। अ के साथ अ मिले आ बनेगा, ठीक है ना। अ के साथ बड़ा आ मिल जाए तो भी आ बनेगा, बड़े आ के साथ छोटा आ मिल जाए फिर भी आ ही बनेगा। तो ये दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के साथ जब समझाते स्वर, समझाते स्वर का मतलब
एक जैसे स्वर जब आपस में मिलेंगे तो वो आप बड़ा दीर्घ स्वर में ही बदल जाएगा। तो इसके उदाहरण लिखे दीर्घ स्वर संधि के, जैसे धर्म और अर्थ। ये देखिए धर्म, परिभाषा ना लिख के हम पहले यही कर लेते हैं, आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। धर्म और अर्थ का क्या बनेगा? धर्मार्थ। तो यहाँ पर अ है, अब आप बोलोगे अ कहाँ है? यहाँ पे धर्म के बाद अ है, हाँ, क्योंकि म जो है, म में क्या आ रहा है? म की ध्वनि और अ आ रहा है, तो आ यहाँ पे आ रहा है, आ यहाँ पे आ रहा है, तो आ प्लस आ क्या बना? बड़ा आ। ये पहला नियम है कि छोटा आ बड़ा आ मिलके दीर्घ आ, मतलब वो बड़ा आ बन जाएगा, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, धर्मार्थ। इसी के उदाहरण और लिखिए, वीर जमा अंगना, वीर और अंगना इसका क्या बनेगा? वीरांगना का मतलब क्या होता है? कौन थी हमारे देश में वीरांगना? और बस झांसी की रानी, और वीरांगनाएं कौन थी? अहिल्याबाई। जो बहादुर हमारी स्त्रियां रही हैं अतीत में, वो वीरांगनाएं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है मात और अनुसार। मात अनुसार का मतलब, मात अनुसार की संधि क्या हो जाएगी? मात अनुसार मतलब मात अनुसार का बन जाएगा माता, अ और अ मिलकर आ। तो क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, बीच के इसमें ये आ गायब होके आ की मात्रा आ जाएगी, बस इतना करना है, अ मिलके बड़ा आ जाएगा। समझ आ गया? इसके अलावा देवालय, उदाहरण लिख लो, देव जमा आल्य, देवालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है ना, सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। जितने उदाहरण लिखने लिख लो, नहीं लिखने कोई बात नहीं। जमा ही तो बोलते हैं, प्लस को जमा बोलते हैं, पता ही नहीं तुम्हें। और माइनस को माइनस हिंदी में कोई बताएगा? माइनस को हिंदी में क्या बोलेंगे? घटा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड, जमा गुणा भाग। हिंदी पढ़ोगे तो हैरानी हुई, तुम संधि के उदाहरण मुझे बता रही हो, लेकिन जमा क्या है वो नहीं पता। अच्छा, इसके बाद है जैसे बड़ा आ आया और उसके बाद अ आता है, जैसे परीक्षा जमा अर्थी, इसका क्या बनेगा? परीक्षा। तो यहाँ पे क्या आ गया? बड़ा आ गया और जमा ये छोटा अ, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? परीक्षार्थी। तो कुल मिलाकर स्वर संधि के बारे में, और वो भी दीर्घ स्वर संधि के बारे में, आप क्या समझे कि चाहे छोटा के साथ छोटा अ आए, बड़े के साथ बड़ा आ आए, कोई भी तो बनेगा वो बड़ी आ की मात्रा ही, बड़े में दीर्घ में बन जाएगा वो, ठीक है ना। हाँ जी। इसके अलावा जैसे छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई। जैसे अति, छोटा अति लिखो, अति लिखने की जरूरत है, इतना तो आता ही होगा। अति जमा ईव, अति जमा ईव, इव, तो क्या बनेगा इसका? अतीव। अच्छा, ये पता है जो मैं उदाहरण अभी आपको लिखवाऊंगी ना, ये मान के चलो, मतलब ये मैंने खुद भी एग्जाम में बहुत बार देखे हुए हैं। अति जमा ईव, अतीव। एक उदाहरण पता है कई बार मैंने देखा है, जैसे रवि जमा इंद्र, रवि जमा इंद्र, तो क्या बनेगा? कौन सी मात्रा आ जाएगी? रवि कौन लिखेगा? रवि कैसे लिखते हैं? और इंद्र, और ये बन के क्या बन जाएगा? यानी कि बड़ी ई में बदल जाएगा वो, ठीक है। इसके अलावा कपि जमा इंद्र, कपि प्लस इंद्र, कंपींद्र, ठीक है। रवि जमा ईश,
रवीश, तो ज़्यादातर जैसे हम रवीश लिखते हैं, कपींद्र लिखते हैं, और इसके अलावा मतलब छोटी ऊपर हेडिंग ला लो, छोटी ई जमा छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब ठीक है, प्लस बोल दूँ? मुझे लगा हिंदी है तो मैं कोशिश कर रही थी बीच सारा ही हिंदी बोलूं। बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई, कैसे भी हो बड़ी ई ही बनेगी। अ कैसा ही हो बड़ा आ ही आएगा, बीच में आ नहीं आएगा, पूरा आ की मात्रा। जैसे माता, मात जमा अनुसार, मातानुसार, मातानुसार, ठीक है ना। इस तरह से आपको, हमें क्या होता है ना कि जब तक हम नियम नहीं समझते ना, इतने सारे उदाहरण कैसे रटेंगे, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आपको नियम समझने ज़रूरी हैं कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि स्वर जो है, ये समझाते स्वर जैसे ही आएंगे वो क्या है, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। समझाते स्वर का मतलब आ समझात, ई समझात, उ समझात, ए समझात। समझ आया? इसके बाद लिखिए उ, छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, कुछ भी कर लो, बड़ा ऊ की ही मात्रा आएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखो, भानु जमा उदय, भानु जमा उदय, यानी कि छोटा हुआ है और ये भी छोटा हुआ है, तो क्या बन जाएगा इसका? भानुदय, भानुदय, उदय नहीं बोलेंगे हम, भानुदय। ठीक है, इसी तरीके से हम बोलेंगे गुरु। देखो गुरु, ये गुरु जमा उपदेश, तो कैसे लिखा जाएगा? कौन लिखेगा इसकी स्पेलिंग? बड़ा ऊ बन जाएगा, बस रा पे बड़ा ऊ, ये वाला ऊ भी गायब और ये वाला ऊ भी गायब, सीधा ये। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण लिखिए, जैसे पहले अगर बड़ा ऊ आ जाए, वधु में धू, बड़ा ऊ आ रहा है, वधु जमा उर्मी, तो क्या बन जाएगा? वधुर्मी। और वहाँ पे कौन सी मात्रा रहेगी वधुर्मी में? नहीं, ई की कौन सी रहेगी? छोटी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें सिर्फ समझाते स्वर को जब दीर्घ स्वर में बदल जाता है वो होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, इसके अलावा एक होता है जब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आए, ठीक है ना, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आए, वो भी ऊ बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए लिखिए, भू जमा ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, इसका क्या बनेगा? भूर्जा। अब ये देखो कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है ये वाला। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको लगेगा मतलब बड़ा ऊ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बस ये इतना सा कैसे बनेगा? यही इसका नियम है कि बड़ा ऊ ही बन जाएगा और भूर्जा। तुम्हें समझ आया? भूमि की ऊर्जा, भू ऊर्जा मतलब भू माने भूमि, ऊर्जा माने यानी कि अर्थ एनर्जी इस भू ऊर्जा। समझ आया? अर्थ एनर्जी भूर्जा। इसके अलावा आती है स्वर संधि का पहला भाग, आपने क्या पढ़ा? दीर्घ संधि, जिसमें समजातीय स्वर आपस में मिलकर बड़ा दीर्घ स्वर बनाते हैं। दूसरी हेडिंग डालिए, कौन सी? नहीं, अभी मैं स्वर संधि के भाग करा रही हूं। गुण संधि, अब हम करेंगे गुण संधि। इससे पहले ना थोड़ा सा महा जमा आनंद, तुम बताओगे क्या बनेगा? लास्ट बेंच बिल्कुल चेक। महा और आनंद, महानंद कैसे लिखा जाएगा?
फिर से आनंद, महा और आनंद, इसकी अगर हम संधि करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? महा और आ हट जाएगा, संधि कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना, महानंद। क्या? चलो तुम्हें भी घबराहट देती हूँ, रुक जाओ। रेखा जमा अंश, रेखा, ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस भी तो करनी जरूरी है। रेखा जमा अंश, रेखांश पढ़ा है शब्द कहीं? मतलब ये रेखांश है। रेखा का भाग, छोटा नहीं, कोई सा भी भाग, चाहे बड़ा हो छोटा हो, रेखांश, ठीक है। रेखा का लड़का, उदाहरण देखो मैं। ये होती है क्रिएटिविटी भाषा के साथ। इसके बाद हम करते हैं गुण संधि। सेकंड डालिए, ये स्वर संधि का ही पार्ट है, गुण संधि। गुण संधि, गुण नहीं, गुण संधि का मतलब क्या होता है कि जब विजातीय स्वर, विजातीय स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वर खत्म हो गया। विजातीय स्वर क्या होते हैं? विजातीय स्वर असमान स्वर, जैसे कि आ के साथ क्या हो? ई। जब आ के साथ ई हो तो क्या बन जाएगा? कौन सा? ए, छोटा। तुम्हें आता तो है। और आ के साथ बड़ा ई हो तो कौन सा? ए, छोटा बड़ा? बड़ी ई के साथ आगे क्यों? ए ही होगा पक्का? नहीं, हाँ, सॉरी, हाँ, ए ही होगा। आ जमा ई, छोटा ए, आई एम सॉरी, ठीक है। और हाँ, आ होगा, आ जमा ई, आ जमा ई क्या होगा? ये भी ए होगा। और आ जमा ई, ठीक है। अब इसके उदाहरण हम करेंगे, जैसे नर जमा इंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र, लिख लो उदाहरण। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। उसके बाद लिखिए सत्य जमा इंद्र, कैसे होगा सत्येंद्र? सत्य जमा इंद्र क्या होगा? हाँ, बस, ठीक है। इसके अलावा होगा रमा जमा इंद्र, रमा जमा इंद्र, रमेंद्र। महा जमा इंद्र, कमल जमा ईश, कमल जमा ईश। इसका मतलब क्या होता है? कमल और ईश। इसका कमलेश का मतलब क्या होगा? भगवान शिव का नाम कमलेश भी है? अच्छा, नहीं मालूम था, ये नई चीज़ पता है। कमलेश भगवान शिव का ही रूप है, कमलेश नाम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आ जमा ऊ, आ जमा ऊ मिलके क्या बनेगा? छोटा ओ। आ जमा ऊ के उदाहरण लिखिए। वीर और उचित, वीर जमा उचित, विरोचित, विरोचित, ठीक है ना, विरोचित। और इसके अलावा और उदाहरण लिखिए आप लोग। मानव और उचित, मानव, मानवो उचित, मानवोचित। हित और उपदेश, ये पता है उदाहरण मैंने कई एग्जाम में देखा है।
हितोपदेश का क्या होगा? हितोपदेश। इसका मतलब क्या होता है? हितोपदेश का मतलब क्या होता है? किसी के हित के लिए उपदेश देना। पर जमा उपकार, ये तो बचपन में बहुत पढ़ा है। क्या बन जाएगा? परोपकार। परोपकार क्या मतलब होता है? परोपकार का मतलब क्या होता है? हैं? पर माने दूसरा, परोपकार। जब आ और बड़ा ऊ तो मिलके क्या बन जाएगा? आ और बड़ा ऊ ओ, तो दया जमा उर्मी, दया जमा उर्मी, दयोर्मी, और महा और उष्मा, महा और उष्मा, महा जमा उष्मा। हाँ, महोष्मा, महोष्मा, ठीक है। अच्छा, एक होता है गंगा जमा उदक, गंगोदक, गंगोदक, ठीक है। अब इसके अलावा हम री स्वर का करेंगे। आ और री मिलकर अर, आ और री मिलकर अर बनेगा। जैसे देव और ऋषि, देव जमा ऋषि, क्या बनेगा? देव ऋषि। ऊपर री की मात्रा आ जाएगी बस, ठीक है। इसी तरह से राज और ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, 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 ठीक है, महर्षि। ब्रह्मा और ऋषि, ब्रह्मश्री, ठीक है, ब्रह्मश्री। अब आती है ये तो हुई आपकी गुण संधि। गुण संधि का देखो, स्वर संधि का मतलब क्या हुआ? जब समजातीय स्वर एक साथ मिलेंगे, और गुण संधि का जब विजातीय स्वर एक साथ मिलेंगे। आ के साथ ई मिल जाएगा, आ के साथ ऊ मिल जाएगा, आ के साथ री। अब हम आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब होता है आ जमा ए, क्या बन जाएगा? उदाहरण लिखिए, नंबर 3 है ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का वृद्धि संधि पहली क्या थी? स्वर संधि, दूसरी थी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या बन जाएगा? ए, ठीक है ना, बड़ा ए बन जाएगा। जैसे अ जमा ए, ए, आ जमा ए, ए। उदाहरण बताओ। एक एक का मतलब क्या बन जाएगा? यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, एक एक। सदा, एव, सदैव। और बताओ, याद आ रहे हो तो आपको, और बताओ। धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। और लोक जमा ऐषणा, लोकेशना। लिख के दिखाना, लोकेशना, लोकेशना लिख के दिखाओ। सही है, गलत है? सही है। तो आ के साथ ए मिले, आ के साथ बड़ा ए मिले, आएगा बड़ा ए, दो मात्रा आ जाएगी। अ के साथ ओ मिलने पर क्या हो जाएगा? ओ, ओ। जैसे वन और वन जमा औषधि, क्या बन जाएगा? वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि। इसके अलावा महा प्लस, उदाहरण लिख लो। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। परम जमा औषध, प्रमोशन।
अच्छा, महा जमा ओजस्वी, महा जमा ओजस्वी कैसे लिखेंगे? मोहजस्वी। हाँ पे कौन सी मात्रा आएगी ये बता दो। बड़ो की, मोहजस्वी। ठीक है, अब हम आते हैं। तो कितनी आपने कर ली स्वर संधि के, कितने उदाहरण कर लिए? पहली दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी लिखो यण संधि। चौथी लिखो यण संधि। ये किसके भाग है? ये स्वर संधि के भाग है, यण संधि। इसमें क्या होता है? इसमें ई और अ, छोटा ई और आ मिलके या बन जाता है। इसके उदाहरण क्या होता है? छोटा ई और अ मिलकर या बन जाता है। जैसे अति जमा अधिक, क्या बन जाएगा इसका? अत्यधिक। तो अत्य कैसे लिखा जाएगा? अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा? अत्यधिक। तो इसमें आपने कौन सा परिवर्तन देखा? कौन सा परिवर्तन देखा? य बन गया ना, ये ई और ये अ मिलकर यहाँ पर बीच में या आ गया। और सुनो ध्यान से, इसे हम ये तो नहीं लिखा ना, अत्यधिक, अत्यधिक, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ऊपर वाला करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है ता क्यों यहाँ पे छोटा बना। ऐसे नहीं कि अगर ऑप्शन में होगा तो आप ये कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा इति जमा आचार। अच्छा, इसका बता दो प्लीज, आप प्लीज चुप रहेंगे, ठीक है ना। इति जमा आचार, अरे वाह, लगता नहीं था तुम पहचान लोगे। कैसे पहचाना? क्या हुआ दिल्ली में? 35 टुकड़े। वो दिल्ली है, दिल्ली की खबर ना सारी जगह फैल जाएगी। लेकिन राजस्थान में छुपी, राजस्थान छोटी छोटी जगह, वो मेट्रो सिटी है ना, वहाँ पे बहुत लोग हैं फैलाने के लिए। ऐसा नहीं है, घटनाएं हर जगह हो रही हैं, बस आंखें नहीं है। नहीं हो रही जयपुर में? इति जमा आचार अत्याचार, ये लिख लो। ये थोड़ा ना अलग सा हो गया। इति जमा आचार अत्याचार, अत्याचार, इति जमा आचार अत्याचार। अच्छा, एक शब्द हम बचपन में खूब सुनते थे, क्या? अत्याचार गए थे कहाँ पे? किस पे? ऊपरी जमा उक्त, क्या बनेगा इसका? ऊपरी जमा उक्त, छोटी की ऊ, यह बन जाएगा उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब क्या होता है? सभी, ऊपर दिया गया है या ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अति जमा उत्तम। अच्छा, एक बात बताऊं आपको कि ना ये क्वेश्चन ऐसे भी ये मैं समझो आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपको उदाहरण देके पूछ लिया जाएगा कौन सी संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का है, दीर्घ संधि का है या यण संधि का है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। जहाँ पे दो अलग स्वर मिलके या में बदल जाए वो क्या होगा? यण संधि, जहाँ पर य में जो है बदलाव आएगा। इसके अलावा व, य और व में बन जाता है, जैसे आ। इसके अलावा जैसे आप उदाहरण लिखिए, दिमाग में उदाहरण रखने बहुत बड़ी बात जैसे ई जमा ए मिलकर क्या बनेगा? ई जमा ए, नहीं, ई जमा ए, जैसे प्रति जमा ए क्या बनेगा? तो यह बना या वाह? प्रत्येक। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण लिखिए आप लोग। अधि जमा एषणा, अधि जमा एषणा, अधिएषणा। अच्छा, ऊ और छठा ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा ये बताइए? बड़ा ऊ,
व, व क्या बनेगा? व। छोटा ऊ और आ मिलकर क्या बनेगा? व। जैसे सु जमा अच, क्या बन जाएगा? सु जमा अच। कैसे लिखेंगे? सु आ गया, अ हटा दो, ये मिलके क्या बन जाएगा? वो रहा व छ, स्वच्छ। सु जमा अच स्वच्छ। अगर ये संधि छेद आएगा तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि स्वच्छ का संधि विच्छेद सु जमा अच होगा। होने लगा ना कंफ्यूजिंग अब थोड़ा थोड़ा। अभी तक तो आप आसानी से पहचान रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनु, अनु जमा अय, छोटा ऊ, ये सब भूल जाओ। इसका शब्द क्या बनेगा? छोटा ऊ और आ मिलके व बन जाना, तो सीधा क्या होगा? अन्वय, ठीक है। इसके अलावा ज्ञान संधि की थोड़ी मतलब जो 2-3 जो मुश्किल उदाहरण है ना, जो पूछ लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाना है, वो ऐसे जैसे री और आ मिलकर क्या बन जाएगा? री और आ। जैसे पित्र है, पित्र माने क्या होता है? ये क्या बनेगा मुझे ये बताओ? पितृ जमा अनुमति, यानी कि पितृ है। पितृ कैसे लिखेंगे? लिखा, पितृ अनुमति लिख के दिखाओ। पितृ अनुमति, पितृोन्मुति नहीं, पितृ अनुमति नहीं। आपने वो पितृ तो सही कर दिया, उसके बाद क्या गलत है इसमें? मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, तुम्हारे लिखने से क्या होगा? जो क्या ओ की मात्रा हटा दो, फिर क्या करूं? पितृ अनुमति, पितृ नुमति, पितृ अनुमति, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पितृ नो। तुम लोगों ने संधि पढ़ रखी है क्या पहले से बहुत अच्छी तरीके से? यानी 9th में अच्छे से पढ़ाई की है तुमने। एक होती है मात्र, ध्यान से देखो, कौन सा पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? हाँ बोलो। री और अ, त्र, हाँ, पित्र माने री और आ मिलकर त्र बन जाता है, त्र। अच्छा हुआ मैंने तो ये लिखवाया ही नहीं था। री जमा आ मिलकर त्र बन जाएगा, त्र। जैसे पितृ री और आ, पितृ अनुमति। अच्छा, मात्र जमा आज्ञा, री और आ मिलकर क्या बन जाएगा? तो कैसे लिखेंगे? मात्र, फिर देखो हो गया ना, मात्र की आज्ञा मात्राज्ञा। और हम इसे समझेंगे, हम इसे मैथ से रिलेटेड देख लेंगे, लेकिन मात्राज्ञा मतलब माता की आज्ञा। अच्छा, मात्र इच्छा, मात्र इच्छा, इसको कौन संधि करके बताएगा? इसकी संधि क्या होगी? मात्र इच्छा, मात्र इच्छा, सीधी बात है, री है और ये त्र, ठीक है ना, मात्र इच्छा, त्र पे छोटे की मात्रा। अब हम 5वां, किसी को कोई कंफ्यूजन? सुनो, तुम्हें क्या? मातृइच्छा, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे पितृइच्छा, पितृ जमा इच्छा, पितृइच्छा, पितृइच्छा, ठीक है। कुछ नहीं करना, त्र पे छोटे ई की मात्रा, आदत चा, फिर छा, मातृइच्छा। ये बहुत मतलब समझ लो बहुत ही मुश्किल, अगर किसी को पेपर बनाना होगा, अगर फेल करने हैं बच्चे तो वो इस टाइप से संधि विच्छेद उठा के दे देंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपका अगर बेसिक हुआ अगर सीईटी, तो उसमें छोटे छोटे ही पूछे जाएंगे, जैसे स्वर समझाते स्वर को मिला के जो संधि बनेगी। देखो तुम्हारे में वर्ण तो है ही नहीं, वो तो मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया। इसमें क्या है, संधि है और संधि विच्छेद है।
तो मैं डिटेलिंग में करा रही हूँ, कोई टॉपिक छूट ना जाए, कोई भी उदाहरण हो तो वो हो जाएगा। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसमें कहीं भी वर्ण है ही नहीं कि कौन सा कंठ है ये या तालवी है, जो आपको डिटेल में अगर मैं कराती। क्या और कोई है किसी और एग्जाम का यहाँ बैठा हो सीईटी के अलावा? कौन से एग्जाम के आप? तो उसमें भी बेसिक हिंदी आती होगी। कितने? डेढ़ सौ क्वेश्चन बहुत होते हैं। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं एसआई के? तो मैं डिटेलिंग में कराऊँ आप लोगों को? मतलब मैम ने मुझे अभी फिलहाल ये सिलेबस दिया है। क्योंकि 150 क्वेश्चन में आपको पूरा हिंदी पढ़ना पड़ेगा, पूरा। साहित्य भी आता है, साहित्य आता है, हिंदी साहित्य, वो तो मेरा फेवरेट है। हिंदी साहित्य, इतिहास फेवरेट है। व्याख्या और ये सीट, हाँ, कवि परिचय। 150 का मतलब है पूरा हिंदी आपको उठा के देंगे। यस, हाँ जी। उसके बाद पांचवी संधि कौन सी है? पांचवी संधि कौन, उठाना जरा। पांचवी संधि अयादी संधि, हेडिंग डालिए, पांचवी संधि अयादी संधि, अयादी संधि। हाँ जी प्लीज। देखिए अयादी संधि में क्या होता है, इसमें ए और अय, ओ और औ स्वरों को मेल को अय और आय में बदल जाता है। जैसे उदाहरण, जैसे छोटा ए जमा अ, क्या मिलके बन जाएगा इसका? आय, अय, सॉरी अय। जैसे क्या बनेगा? ने अन, क्या बन जाएगा इसका? यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर अ आ रहा है, तो वो अय में बदल जाएगा, तो न यन, नयन। क्या बन जाएगा? नयन। शे जमा अन, शे जमा अन क्या बन जाएगा? शयन। क्या? शयन। उदाहरण, अच्छा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। अब बड़ा अय और छोटा अ मिलकर क्या बन जाएगा? आय। क्या बन जाएगा? आय। जैसे कि बड़ा ए जमा अ मिलकर क्या बन जाएगा? आय। जैसे नए, नए जमा अक, क्या बन जाएगा इसका? नायक। आय बन जाएगा आयक, ठीक है। न आ यक, नायक। ना जमा आय को जोड़ोगे तो नायक, नायक। गए जमा अक, गए जमा अक बनकर क्या बनेगा? गायक। तो इसके उदाहरण लिख लो। ये भी थोड़ा, ये कौन सी संधि होती है? अयादी संधि, ठीक है। इसके अलावा ओ जमा आ मिलकर क्या बनता है? ओ जमा आ, अब। जैसे कि पो अन, तो क्या बन जाएगा? पवन। क्या बन जाएगा? पवन, सॉरी पवन। रटना क्यों पड़ेगा? क्या समझ नहीं आया? सुनो ना, देखो ध्यान से सुनो। मुझे लगा तुम इतनी फास्टली आंसर कर रहे हो तो मैं डिटेल में सुनो 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 सुनो। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो। अब सुनो, अयादी संधि छोटा ए, जहां पर छोटा ए और पास में बड़ा आ साथ में आएगा तो वो मिलकर बन जाएगा अय। जैसे कि ये ने और अन है, तो यहाँ पर छोटे ए की मात्रा आ रही है और ये अ आ रही है, तो ए और अ मिलकर क्या बन जाएगा? अय। तो ने और अन, नयन। नहीं आया समझ? नहीं आ रहा तो अच्छी बात है ना, बताओ ना। जैसे छोटा ए, मुझे एक बात बताओ, सुनो, ये क्या है? ये क्या है? शे। कौन सी मात्रा आ रही है?
छोटे ए की आ रही है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा वर्ण है, आ, मतलब हमें पास पास के वर्ण उठाने हैं। तो ए और आ जहां पे आएगा वहां पे बन जाएगा अए, तो शे और अन मिलकर बन जाएगा शयन। क्या बन जाएगा, शयन। इतना है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो उदाहरण जितने जितने पढ़ोगे ना, और जो समझ से बाहर चले जाए उसे फिर रटना ही पड़ेगा। शे जमा अयन शयन, नए जमा अयन ने जमा अन नयन, ठीक है। ने जमा अन, जैसे ने है, ने जमा अन, तो कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, ए का, छोटा ए है। और ये कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और ए और अ मिलकर क्या बनता है, अए। तो ने न यन, नयन, न यन अए, ठीक है ना। देखो न, सुनो, न और न है और उसके बीच में हमें अए फिट करना है, तो क्या बनेगा, न और इसमें अ जो है इसमें आ जाएगा नयन, ठीक है ना। अए बन के हो जाएगा नयन, क्योंकि हम नयन ऐसे तो लिख नहीं सकते ना। हाँ जी, नयन ऐसे लिखा जाएगा, हमें अए लगाना है, तो हमें क्या कर देंगे, न में तो पहले से आ रहा है ना, तो नयन, ठीक है ना। क्योंकि ये इसमें ये मान के चलो ये हलन मतलब न है, तो ये इसको न और आँख को जोड़कर इसको हम बना देंगे न, नयन। अब आया, नहीं आया तो हाँ, नहीं पूछना भी चाहिए। अच्छा, जैसे एक है आय, आय जो बनता है वो बनता है बड़े ए और अ के साथ, जैसे कि ये है न, नए, क्या ये नए, अक। अब ये क्या आ रहा है, बड़ा ए है, जमा अ, ये मिलके क्या बनेगा, आय। अब मुझे ये बताओ, हमें न आ यक, ये क्या बन जाएगा, नायक। क्या बन जाएगा, नायक। क्योंकि हम नायक ही ऐसे नहीं लिखेंगे ना, न जो है वो हलंत है, उसमें आ जुड़ेगा तो आ की मात्रा नायक। आपको शायद ना मैं एक क्लास वर्ण के ऊपर पर करा दूंगी, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। यस, मतलब एक उन्हें नहीं समझ आया तो आप तो वीआईपी हो गए। हाँ जी, इसके अलावा ओ और ई मिलके क्या बनेगा, बड़ा ओ और ई, औ बनेगा, अब होगा, क्या होगा, अब जैसे कि पो जमा अन, इसका क्या बनेगा, पो जमा अन, एक सेकेंड, पवन। क्योंकि अब बनेगा ना, ओ और अ मिलकर क्या बनेगा, अब, तो पो और अन मिलकर क्या बनेगा, पवन। इसके अलावा आप बताइए, तुम बताओ, ठीक है, ध्यान देना। भो जमा अन, एक सेकेंड, उसकी कंफ्यूजन पता है कब तक दूर नहीं होगी, जब तक वो एक खुद नहीं बना लेगा, ठीक है। भो जमा अन, हाँ देखो भो, अब मैं तुम्हें इसका नियम बताती हूँ, ध्यान देना। ओ और आ मिलके अव बनाता है, क्या बनाता है, अव। तो भो जमा अन, तो अव बनाएगा ना, नन, तो ये क्या बन जाएगा, भ अव अन, क्या बनेगा, भवन, ठीक है ना। क्योंकि भ जो है हलंत है, इसमें अ जोड़ के फिर भ बनेगा भवन। एक और उदाहरण मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, श्रो, श्रो, श्रमिक होता है ना, श्रो जमा अन, श्रो श्रवण, ठीक है। पो जमा अन, पवन। भो जमा अन, भवन। और श्रो जमा अन, श्रवण। इसी के साथ तुम्हें आ रहा है समझ, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्या कंफ्यूजन है ये बताओ। देखो, जब ये अच्छी बात है, तुम लोग नहीं रोकोगे ना तो होता रहेगा। बताओ कहाँ पे तुम्हारी गाड़ी अटक गई। प्लीज जिसको क्लियर हो गया वो हैंड्स अप कर लो, जिसको क्लियर हुआ है ये, ठीक है। अब तुम्हें भी हो गया, तुम बताओ कहाँ पर दिक्कत आई। कहाँ नहीं आते बताओ, अच्छी बात है ना। जैसे
इसे वो कर दो, अभी ऑफ कर दो। तुम इधर आओ, इधर आओ। व्यंजन के बाद आने वाले व्यंजन या स्वर से उत्पन्न होने वाले विकार को, व्यंजन के बाद आने वाले व्यंजन या स्वर से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, एक बात और, आप ना इसमें इसको पहचानने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना व्यंजन संधि में, उसमें ना जो पहला शब्द होता है ना, जो भी हम लिखेंगे ना, वो पूरा नहीं होता। जैसे हम लिखेंगे वाक, अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या है? आधा। आधा नहीं, इसमें अ का स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। तो हाँ हाँ वाक, वाक जमा ईश, क्या बन जाएगा इसका? वागीश, क और ई। अब यहाँ पर आपका जो है जैसे व्यंजन, जैसे वाक जमा ईश वागीश, अब ये कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना, क ख ग घ, समझ आया? और ये इंगम, देखो जो क है ना, क वो किस में बदल जाएगा? तीसरे में। पहला वर्ण, पहला जो व्यंजन है वो किस में बदल जाएगा? तीसरे में। अगर मान लो चा आया है तो चा किस में बदलेगा? ज में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ये करना है। जैसे दिक् जमा गज, दिक् जमा गज, दिग्गज लिख लो एक एक उदाहरण। अच्छा, एक होता है अच जमा अंत, क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? चा का क्या बन जाएगा? छ और छा। समझ आ रहा है? सुनो, क्या कर रहे हो तुम? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। चा किस में बदल जाएगा? क्यों बदलेगा? ज में। छा में क्यों नहीं बदला? तीसरा, हमेशा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में वो बदल जाता है। क बदलेगा ग में और चा बदलेगा, अच्छा ता किस में बदलेगा? त, द में। ठीक है, और पा किस में बदलेगा? प, बे। तो ठीक है ना, क बदलेगा ग में और च बदलेगा ज में और त बदलेगा द में और पा बदलेगा ब में। नहीं समझ आया? नहीं, नियम मैं बताऊंगी, नियम बताऊंगी। ठीक है, नियम बताती हूँ। देखिए पहला नियम लिखिए, लिखिए पहला, किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण, अब ब्रैकेट में उदाहरण लिखिए, क च। अच्छा, क सुनिए ध्यान से, का के नीचे आपको हलंत लगाना है। क च ट, सब पे हलंत लगाएंगे आप, ठीक है ना? ये पूरा नहीं है। क च ट त प, क च ट त प, का मेल, क च ट प और त, सॉरी, क च ट त प का मेल किसी स्वर, किसी स्वर, किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरे वर्ण ग, ज, उसके नीचे हलंत नहीं आएगा, ग, फिर ज, ड, द, ब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो का है वो किस में बदल जाएगा? ग में। ठीक है, और चा किस में बदल जाएगा? चा, और क्या है? क ख,
ट किस में बदल जाएगा? प, ठीक है। चा बदल जाएगा आपका ज में, और ता बदल जाएगा, और ये इसमें हलंत जरूर लगाना है अपने, ठीक है ना। ज और टा बदलेगा ड में, और ता बदलेगा द में, और पा बदलेगा ब में। समझ आया? ठीक है ना। अब हम एक एक उदाहरण लिखेंगे जब जहां पर क ग में बदल रहा है, ठीक है ना। क जहां ग में बदल रहा है, जैसे कि दिक, दिक जमा विजय, तो क्या बन जाएगा? दिग्विजय सिंह बन जाएगा। कौन है दिग्विजय सिंह? पता ही नहीं है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय, दिग्विजय कौन लिख के दिखाएगा? देखिए जहां पे का ग में बदलेगा उसका उदाहरण ये रहा, दी क, दिक जमा विजय, तो ये क्या बन जाएगा? दिग्विजय। दिग्विजय, ग और इसके बीच में दिग्विजय, ठीक है ना। दिग्विजय, दिक विजय। अब एक उदाहरण लिखिए जहां चा जो है जा में बदल जाएगा, चा का जा होना। ऐसा उदाहरण किसी को पता है? च का जा होना, मैं हमेशा हलंत इधर ही कर देती हूँ। अच जमा अंत, अच जमा अंत, तो क्या बन जाएगा? अजंत, क्योंकि चा किस में बदल जाएगा? ज में। तो कहने का मतलब ये कि हमेशा पहला वर्ण जो है ना किस में बदलेगा? तीसरे में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है ना। का वर्ग में कितने आते हैं? का वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 है। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, तो पहला किस में बदला? च, पहला छ, दूसरा तो चा किस में बदला? तीसरे में, ज में, ठीक है। इसी तरह से टा किस में बदलेगा? तुम बताओ टा किस में बदलेगा? टा, ठ, ड, और त किस में बदलेगा? तुम ध, द ना, डैश, ठीक है ना। तो अब उदाहरण लिखो, चा का जा में बदलने वाला लिख लिया। अब टा का ड में, टा का डा में, टा, बेटा सुनो तुम ना उसके नीचे हलंत जरूर लगा लेना जो भी मैं लिखवा रही हूँ ना, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। टा का ड में, ट का डा में बदलना, तो उसका उदाहरण जो लिखेंगे आप, षट जमा आनन, क्या बन जाएगा इसका? है षडानन। षट जमा रिपु, षड्रिपु, ठीक है। इसके अलावा ता जब द में बदलेगा, ता जब दा में बदलेगा उसके उदाहरण याद है किसी को? बताइए। जगत ईश, ठीक है ना। भगवत जमा भजन, भगवत जमा भजन, भगवत भजन, ठीक है। इसी के साथ आपका सत्य जमा भावना, ये बहुत आता है। सत्य जमा भावना, देखो सुनो, वर्ण में हमें क्या करना होता था? हमें देखना होता था यहाँ पे क्या हो रहा है। व्यंजन संधि में तुम्हें बाद वाला ना स्वर देखना है ना व्यंजन, बस तुम्हें ये देखना है और इसी को बदलना है, क्योंकि ता किस में बदलता है? तीसरे में। तो ता का क्या बन जाएगा? दा, तो क्या बन जाएगा ये? सद्भावना। क्या बन जाएगा? सद्भावना। ता जो है दा में बदल जाएगा, सद्भावना। इसके अलावा सत्य जमा गुण, सत्य जमा गुण, सत्य जमा गुण, सद्गुण। फ्लो में इधर ही चला जाता है, सद्गुण, ठीक है। इसके और पा का जब बा में बदलता है, पा जब बा में बदलता है, ऐसा उदाहरण कोई लिखिए। अप, पा के नीचे हलंत आएगा, हर किसी के नीचे हलंत लगाना है। आ अप जमा ज, क्या बनेगा? अब्ज बनेगा या अबज बनेगा? क्या? अब्ज बनेगा। लिखने में आधा बा आएगा या पूरा बा आएगा? आधा बा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा तुम्हें वो होता है ना, एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो यहाँ पे आधा बा आएगा। पा का अब्ज।
इसके अलावा सुप जमा अंत सुबंत, लिख लो सुप जमा अंत सुबंत। तो पहला नियम जो व्यंजन संधि का है वो क्या है कि अगर वर्ण का पहला अक्षर आएगा तो वो वर्ण के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। सिंपल बात है, कोई तुम्हें रटने की जरूरत नहीं कि का की जगह गा आ जाएगा, चा की जगह जा आ जाएगा, कुछ नहीं करना, बस पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे अच्छा। अब दूसरा जो नियम लिखिए इसका, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये कब होता है? वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, दूसरा नियम है ये व्यंजन संधि का। बाकी पता है क्या, अभी हम परिभाषाएं सब एक दिन में कर रहे हैं ना, तो कंफ्यूजिंग होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ण का क वर्ग में पहला वर्ण क्या है और लास्ट वर्ण क्या है? लास्ट वर्ण क्या है? ण। ठीक है, तो ये आखिरी वर्ण में कब परिवर्तन होता है? कब होता है आखिरी वर्ण में परिवर्तन? जब, ध्यान से सुनो, दूसरा व्यंजन म हो। क्या हो? म हो। जैसे उदाहरण के लिए वाक जमे मय, पंचम वर्ण आ जाएगा। हाँ जी, तो नहीं सुनिए, अभी देखो सुनो, जैसे क है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे म आता है म, तो वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा सिर्फ म आने पे। ये नहीं कि कोई भी वर्ण आएगा तो क्या आ जाएगा? पांचवें वर्ण हो जाएगा। तो पांचवा वर्ण क्या है? वाण, वाणमय। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? वाणमय, अणे खाली। ठीक है, उसके बाद और जो ये ढ होगा इसका ये ध्यान रखना, इस पे हलंत आएगा। ठीक है, अब है टा। टा का पांचवा वर्ण क्या है? टा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? कौन? ठीक है ना, अण, इया नहीं है, अण है। ठीक है ना, अण है। तो ये अगर आएगा, जैसे मान लो षट, षट प्लस मास, तो क्या हो जाएगा? षडमास, षडमास। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा आप लिखिए षट जमा मुख, षट जमा मुख, षट जमा मुख, ये बन जाएगा षण्मुख। क्या बन जाएगा? षण्मुख। लाओ इंक भर दी। तो क्या दूसरा रूल क्या है? अगर क के बाद म आ रहा है, क के बाद म आ रहा है तो वो पांचवें वर्ण में तब्दील हो जाएगा। तो क किस में बदल जाएगा? ड़ में। और ट किस में बदल जाएगा? अण में। और ता किस में बदल जाएगा? न में। ता का पांचवा वर्ण क्या है? न। ठीक है ना, तो जैसे उत जमा मय, उत जमा में उनमें, क्योंकि ता किस में बदलेगा? न में, और ये ना जो है आधा आएगा। इसके अलावा चित्त जमा मय, चित्त जमा मय, चित्त जमा मय चिन्मय, चिन्मय। ठीक है, चिन्मय, चित्त जमा मय चिन्मय। ठीक है, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। तो ता जो है किस में बदल जाएगा? ना में, लेकिन वो ना क्या आएगा? आधा ना, जगन्नाथ। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। नहीं आया ना समझ? आ रहा है? तो क्या था ये दूसरा नियम? क्या था कि वर्ण का पहला अक्षर किस में बदल जाएगा? पांचवें में। लेकिन वो कब बदलेगा? जब उसके बाद म होगा या ना होगा। म या ना होगा तब क्या होगा? जब माँ या ना होगा। ये नहीं कि वाक के बाद अगर मैं है तभी वो वार्ड में होगा। समझ आया? माँ या ना आने पर ही होगा। इसके अलावा जैसे जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, मेमोराइज्ड होंगे, वैसे वैसे
हमको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब से पहले भी हम बिना परिभाषा पढ़े ही कर रहे थे ना, तो परिभाषा पढ़ने से क्या हो जाता है कि थोड़ा क्लियरिटी की ओर चले जाते हैं हम। अच्छा, अब उसके बाद लिखिए, जैसे छा जब आ जाए तो तब क्या होगा। उदाहरण के लिए लिखिए छा संबंधी नियम लिखो, छ संबंधी नियम। छ छतरी, छ संबंधी नियम। देखो, जहां पर दूसरे शब्द में पहला अक्षर छ हो, जैसे स्व जमा छंद, समझ लो, जहां पर छ आ जाए तो वहां पर वो किस में बदल जाएगा, स्व जमा छंद क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। ठीक है, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, छंद तो रहेगा, उसमें च, आधा चा ऐड हो जाता है। ठीक है ना, आधा चा उसमें हम ऐड कर देते हैं, जैसे स्व जमा छंद। तो जहाँ पर छ आ गया ना, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्व छंद, आधा चा ऐड कर देंगे। ठीक है ना, आधा चा ऐड कर देंगे हम स्वच्छंद। हाँ, परिच्छेद। और उदाहरण लिखवाऊं क्या इसके, परि जमा छेद, परिच्छेद लिखिए, परि जमा छेद, छा संबंधी नियम। छा जब किसी वर्ण, पूरा उदाहरण लिखो जी, किसी भी ह्रस्व स्वर लिखिए, किसी भी स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मालूम है ना क्या होते हैं, जो जिसमें कम वायु निकलती, कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे अ जो है ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर पहले च जोड़ दिया जाता है। किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर च जोड़ दिया जाता है। जैसे एक अनु जमा छेद, क्या बनेगा इसका, अनु जमा छेद, कुछ नहीं करना, बस आधा चा ऐड कर देना, अनुच्छेद, अनुच्छेद। वी जमा छेद, विच्छेद, वी जमा छेद, विच्छेद। परि जमा छेद, परिच्छेद। ठीक है, अब ता संबंधी नियम लिखो, जब ता आएगा, ये वो है जब आधे आधा चा कब आएंगे। उदाहरण भी लिख लो, ता के बाद यदि चा और छा हो, ता के बाद यदि चा और छा हो तो आधा चा हो जाता, आधा चा को मतलब हलंत, चा के नीचे हलंत, आधा चा हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, ता के बाद चा आ रहा है तो क्या बन जाएगा, आधा चा, उच्चारण, उत जमा चारण, उच्चारण। जगत जमा छाया, जगत जमा छाया क्या बन जाएगा, जग छाया। ता हट जाता है बच्चे, ये नहीं कि आप ता भी बोलोगे और फिर चा भी बोलोगे, ता हट के आधा चा आ जाएगा। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण, ना कि उच्चारण। हाँ, जगत छाया, जग छाया। इसके बाद सत्य जमा चरित्र, सत्य जमा चरित्र क्या बनेगा इसका, सच्चरित्र, सच्चरित्र। ठीक है ना, सच्चरित्र। इसके अलावा आप अच्छा, ना किस में बदल जाता है, ना का आखिर वाला वर्ण क्या है, चलिए उदाहरण ही लिख लेते हैं। सुनिए, अभी इतना सुनिए, इतना डिटेलिंग ही कराया जाए या कैसे कराया जाए, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। आपका फॉर्मेट क्या कहता है, सीईटी के हिसाब से तो मैं इतना, मतलब आप बताइए, इसको क्लोज करो। हाँ,